गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है भाषा शिक्षण की विधियाँ। भाषा शिक्षण की विधियों में सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि जो एक अध्यापक है, अध्यापक के विद्यार्थियों को पढ़ाने, ज्ञान प्रदान करने हेतु जो भी तरीके काम में लेता है, वे सभी शिक्षण विधियाँ कहलाती हैं। अब यहाँ हम जैसे ही अध्यापक की बात करते हैं, तो अध्यापक किसी भी स्तर की कक्षा को पढ़ाए, या वो प्राथमिक स्तर है या माध्यमिक स्तर है, उच्च लेवल की कक्षाएँ हैं, तो सभी में अलग-अलग तरीके से पढ़ाने का उसकी विधियाँ काम में लेता है। और उन्हीं विधियों के माध्यम से विद्यार्थी इतना कुछ समझदार बन जाता है, उसको सारी जो चीज़ें हैं, जो भी अध्यापक पढ़ाना चाहता है, वो उसके सामने एकदम अच्छी तरीके से उसे समझ में आने लग जाती हैं। तो यदि हम इन विधियों का प्रयोग ना करें, तो विद्यार्थियों को जो हम समझाना चाहते हैं, वो अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। तो विधियों का प्रयोग तो आवश्यक रूप से हमें करना ही होता है। सबसे पहले हम बहुत सारी हमारे सामने विधियाँ हैं, और हम सबसे पहले अनुकरण विधि का अध्ययन करेंगे। अनुकरण विधि का प्रयोग सामान्यतः भाषण एवं वाचन हेतु किया जाता है। जो भी अनुकरण विधि है, अनुकरण यानी कि हमें एक दोहराने की आवश्यकता होती है उसमें। उस विधि में हम अगर किसी प्रकरण को हम पढ़ा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले तो हम वा उसका वाचन करेंगे, उसके भाषण के रूप में उसे समझाएँगे। परंतु यदि उसे समझ में नहीं आता है, तो इसी के साथ-साथ लेखन विकास हेतु भी यह विधि प्रयोग में ली जाती है। अगर हम किसी टॉपिक के विषय में बालक को बताना चाहते हैं, तो फिर वहाँ हम लेखन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम ये कहते भी हैं कि अगर हम किसी चीज़ को लिख कर तैयार करते हैं, तो वो हमारे लिए एक ज़्यादा समझ में आ जाता है, और फिर हम उसको कभी भूलते नहीं हैं। तो इसी प्रकार से कक्षा में जो भी शिक्षक आता है, वो इस तरीके का लेखन कार्य भी यदि करवाए, वाचन के, भाषण के अलावा, तो भी बच्चों को वो अनुकरण हो जाएगा। बार-बार उसका दोहरान उसके लिए उचित व्यवस्था होगी। तो विद्यार्थी अपने शिक्षक का अनुकरण कर अपने भाषण में कौशल का विकास करती है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थी के व्याख्यान में स्पष्टता आ जाती है। तो इस विधि द्वारा एक बालक पढ़ना, लिखना, अच्छे से उच्चारण करना एवं नवीन रचनाएँ करना सीखता है। अब हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जब हम बच्चे को किसी प्रकरण के लिए उसे पढ़ाते हैं, तो खुद हम जो शिक्षक हैं, वो आदर्श वाचन करता है। और आदर्श वाचन के लिए वो फिर उसके बाद बच्चों को विद्यार्थियों को कहता है कि अब आप अनुकरण वाचन कीजिए। तो फिर जो अध्यापक ने पढ़ा है, उसी को दोबारा से बच्चा अनुकरण करता है, शिक्षक का अनुकरण करता है। जिस प्रकार से शिक्षक ने पढ़ा है, उसी प्रकार से बालक भी उसको पढ़ना शुरू करता है, बालक भी उसे उसी तरीके से पढ़ता है। तो उसके व्याख्यान में स्पष्टता आती है। जो बालक को पढ़ना चाहिए, जिस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो उसके पढ़ने में, लिखने में और अच्छा उच्चारण करने में, नवीन उसमें रचनाएँ करना सीख जाता है वो। तो इसलिए सबसे पहले एक है लिखित अनुकरण। लिखित अनुकरण में क्या-क्या वो सीख सकता है? रूपरेखा लेखन। जब कोई प्रकरण उसे पढ़ा दिया जाता है, तो ये कहा जाता है कि अब ये प्रकरण के विषय में आप अपने विचार लिखिए। तो फिर वो लेखन की जो रूपरेखा है, उसके विषय में अपने विचार लिखता है। रूपरेखा लेखन में विद्यार्थी अक्षरों की आकृति बनाना सीखते हैं।
वहाँ उन्हें वो आकृतियाँ बनानी आ जाती हैं। तो लेखन कार्य भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि बच्चा लेखन क्रिया में भी उसका विकास होता है। फिर एक जब रूपरेखा लेखन हो जाती है, उसी को व्यक्ति लिखना अपने शब्दों में जैसे लिख रहा है। एक है स्वतंत्र लेखन, इसमें क्या होता है कि अध्यापक श्यामपट्ट पर पूरा शब्द लिखता है और विद्यार्थी अपने अध्यापक का अनुकरण करते हैं और स्वयं उसी प्रकार के अक्षर लिखते हैं। यह मौखिक रूप से प्राथमिक स्तर हेतु उपयोग में लाई जाती है। तो वहाँ हम ये देख रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड पर श्यामपट्ट पर अध्यापक जो भी अपने प्रकरण से संबंधित है, वहाँ वो लिखना शुरू करता है कि इस शब्द को इस तरीके से बोलते हैं, लिखते हैं और उसी का अनुकरण फिर विद्यार्थी भी करते हैं और उन्हें फिर इन अक्षरों का ज्ञान होने लग जाता है। तो हम प्राथमिक स्तर पर जब बच्चा छोटा है, उस स्तर पर हम इस तरीके की जो टेक्निक है, इस तरीके की जो विधि है, वो हम काम में ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चों के अक्षर जो ज्ञान है, वो भी उन्हें अच्छी तरह हो जाएगा। उस लेखन प्रक्रिया के बाद हमारा एक उच्चारण अनुकरण भी होता है। जब हम लेखन प्रक्रिया करना सीख गए हैं, उसके बाद हम अध्यापक बोल-बोल कर शब्दों का उच्चारण विद्यार्थियों को सिखाता है। छोटी कक्षाओं में यही होता है, अगर हम कोई कविता पढ़ा रहे हैं, यदि हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, तो हम उन्हें बोल-बोल कर सिखाते हैं। बालक उच्चारण का अनुकरण कर उस शब्द को बोलना सीख जाता है। तो हम जैसे क से कबूतर, तो उसको उच्चारण बोलकर करना सिखाते हैं। तो बच्चा भी फिर वही चीज़ दोहराता है, क से कबूतर, तो वो ये सीख जाता है कि क इसको इस शब्द को क बोलना है और क से कबूतर होता है। तो यहाँ बच्चे का उच्चारण जो है, वो अच्छा हो जाता है, वो क बोलना सीख जाता है। और जब अध्यापक शामपट्ट पर लिख रहा है, तो वो उस शब्द को लिखना भी सीख लेता है। तो इसमें फिर हम देखते हैं रचना अनुकरण। अनुकरण द्वारा एक बालक भाषा शैली पर आधारित रचनाओं के बारे में लिखना सीखना है। इसमें विद्यार्थियों को अभ्यास करने हेतु कोई कविता, लेख लिखने हेतु दिया जाता है। फिर यह विधि केवल उच्च कक्षाओं हेतु उपयोगी है। रचना अनुकरण में नई-नई चीज़ों का सिखाना, नया अगर कोई हमने उन्हें छोटी-सी कविता सुनाई है, फिर हम बच्चों को कह सकते हैं कि आप भी इसी तरीके की कविता अपने आप लिखिए। किए। तो यानी उनकी खुद की रचना पे अगर हम कोई कहानी उन्हें सुना रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि आप भी इसी प्रकार की कहानी अपने आप अपने दिमाग से कुछ नया रचना कर बनाकर लिखिए। तो बच्चा रचनात्मक दिमाग उसका दौड़ने लग जाता है कि मुझे मेरे सर ने मैडम ने कहा है कि मुझे कुछ नया लिखना है, तो फिर वो नई-नई लाइन अपनी कविताओं की, अपने जो भी उसे लेख कहा है उसकी नए-नए दिमाग में उसके विचार आने लग जाते हैं और वो कुछ नया लिख कर लाता है। तो इस तरीके से जो अनुकरण है रचना का, वो भी विद्यार्थी सीखने लगता है। ये लेकिन हम ये छोटी कक्षा में नहीं करवा सकते। वहाँ बच्चे का इतना दिमाग, इतना रचनात्मकता उसमें नहीं अभी डेवलप हो पाती है, उसका विकास इतना नहीं हो पाता कि वो इस तरीके से कुछ सोच पाए। लेकिन जो उच्च कक्षाएँ हैं, जैसे-जैसे वो बड़ी कक्षाओं में आता है, उन कक्षाओं के लिए ये एक इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो कुछ अलग विचारने, सोचने लग जाए और उस तरीके से ही फिर वो लिखना शुरू कर देता है, नई-नई चीज़ें बनाना शुरू कर देता है। कई बच्चे होते हैं जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, उनका दिमाग इन चीज़ों में बहुत चलता है, तो वो अपनी तरीके से कविताएँ बनाना है, देशभक्ति की कविताएँ बना ली या अपने प्रकृति से पर आधारित कविता बना ली।
तो इस तरीके की कविताएँ, लेख वो अपने आप ही लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये एक तरह से रचना अनुकरण में आता है। अब आती है मारिया मोंटेसरी विधि। ये भी छोटी कक्षाओं के लिए है। मारिया मोंटेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे, एक इटली के, जिनके नाम से शिक्षा की मोंटेसरी पद्धति प्रसिद्ध हुई है। तो यह पद्धति आज भी कई विद्यालयों में प्रचलित है। यह 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है। यानी कि बहुत छोटे-छोटे जो बच्चे हैं, उनको सिखाने के लिए इस पद्धति को लागू किया गया। इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों को की चिकित्सा हेतु, उनकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कि कुछ समय पश्चात सामान्य बुद्धि के बालकों हेतु शिक्षा में उपयोग में लाई गई। तो उन्होंने लेकिन शुरू इसलिए किया था कि डॉक्टर मारिया रूस के विश्वविद्यालय में इनको मंदबुद्धि जो बालक थे, उनकी चिकित्सा के लिए इस तरीके की उन्होंने इसका प्रयोजन किया। और उसके बाद धीरे-धीरे सामान्य बुद्धि के जो बालक थे, उनकी शिक्षा पर भी इसका प्रयोग किया जाने लग गया। डॉक्टर मारिया का मानना था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो डॉक्टर मारिया ने इसको माना, और जो शिक्षा का मूल उद्देश्य उन्होंने ये कहा कि बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। हम मानते हैं कि बालक का मानसिक विकास इस तरीके से होता है, लेकिन शारीरिक विकास, उसका सामाजिक विकास, बालक का सभी तरीके का विकास उस पाठ्यक्रम से होना चाहिए। तभी जो डॉक्टर मारिया हैं, उनका ये जो उद्देश्य था, मंदबुद्धि बालकों से जो उन्होंने शुरू किया और धीरे-धीरे सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए प्रयोग में आने लगा। तो इसमें पाठ्यक्रम को 4 भागों में उन्होंने बाँट दिया। तो इन 4 भागों में हम देखते हैं कर्मेंद्रिय शिक्षण, उनका जो कर्म है, वो किस तरीके से उनकी इंद्रियाँ उनको कर रही हैं। कई बच्चे उनका दिमाग में जो चीज़ें हैं, उनको उन्हें याद करने में आसानी हो जाती है। वो अपना कर्म करते हैं, बार-बार लिख-लिख के उनको याद करते हैं। कई बच्चे बोल-बोल कर याद कर रहे हैं। तो उनके जो कर्म इंद्रियाँ हैं, काम करना, तो वो अपने हाथों से उन चीज़ों को लिखकर, उनको प्रयोग में लाकर उनको काम में लेते हैं। तो उनकी कर्म इंद्रियाँ जो हैं, वो शिक्षण में काम में आ रही हैं। तो इसीलिए उन्होंने सर्वांगीण विकास के लिए 4 भागों में इन चीज़ों को बाँट दिया। उसके बाद ज्ञानेंद्रिय, जितनी भी ज्ञान की इंद्रियाँ हैं, ज्ञान इंद्रियाँ हम जिनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हमारी आँखें हैं, हम देखकर किसी चीज़ को उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम ताजमहल देखने गए हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि कितनी अच्छी वहाँ नक्काशी की गई है, वहाँ की जो बगीचे हैं, वो किस प्रकार के हैं, वहाँ का जो उन्होंने बनाया है ताजमहल, वो किस तरीके से, किस पत्थर का बना है, किस तरीके से वहाँ बनाया गया है। तो इन सभी चीज़ों की इंद्रियों के माध्यम से, तो ज्ञान इंद्रियाँ वहाँ स्टार्ट हो जाती हैं। वहाँ अगर हमारे सामने कोई इस तरीके का यदि हम पाठ पढ़ते हैं, तो हमने यदि देखा हुआ है, तो हम उन चीज़ों को आराम से याद कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हमारी जो आँखें हैं, कान हैं, ये सारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, वहाँ खुल जाती हैं। तो ज्ञानेंद्रियों का भी बहुत सारा वहाँ पे विकास होता है और उनका काम उससे चलता है। फिर हम भाषा, अगर हमारी भाषा नहीं हो, तो हम किसी भी चीज़ को नहीं जान सकते हैं, क्योंकि भाषा तो हर चीज़ में काम आती है। अगर हम विज्ञान का कोई विषय पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी भाषा का प्रयोग हो रहा है, तभी हम उन चीज़ों को जान पा रहे हैं। तो भाषा हर चीज़ में काम में आ रही है, भई भले ही वो अंग्रेज़ी हो, हिंदी भाषा है, संस्कृत है। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें भाषा का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। और फिर गणित, गणित विषय भी ऐसा विषय है जो कि हर चीज़ में काम में आता है। चाहे वो विज्ञान का विषय है,
चाहे वो कला का विषय है, चाहे वो कॉमर्स का विषय है। तो हर विषय में गणित विषय भी काम में आता है। तो ये जो मारिया मोंटेसरी विधि थी, इसमें मारिया के अनुसार जो शिक्षा का मूल उद्देश्य था, सर्वांगीण विकास करना, तभी उन्होंने उसी तरीके का पाठ्यक्रम भी निर्माण करना शुरू कर दिया था। अब इन चीज़ों के बाद हम ये देखते हैं कि अनुकरण विधि की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले ये है कि यह बालक केंद्रित शिक्षण विधि है, बालक के अनुसार चलने वाली है। यह विधि करके सीखने पर बल देती है। जब यहाँ कर्मेंद्रियों का विकास हो रहा है, कर्मेंद्री काम में आ रही हैं, तो करके सीखने पर भी बल देती है। हम बच्चों को सिखाते हैं, कोई मॉडल दिखाकर हम उन्हें बता रहे हैं, तो बच्चा भी उन चीज़ों को सीखेगा और हम बच्चों के द्वारा भी उन चीज़ों को करवा रहे हैं, तो उसमें भी हमें ये पता चलेगा। तो इस तरीके से बच्चा करके सीखता है। तो उसके जो बालक के केंद्रित जो शिक्षण विधि है, वो बालक के केंद्रित ही होती है। बालक के चारों तरफ वो विधि घूमती है। तो यह विधि मुख्य रूप से प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों हेतु उपयोगी है, क्योंकि इसमें बार-बार अनुकरण की बात की जा रही है। तो ये बड़े बालकों का ना होकर यह विधि छोटे बालकों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए ये प्राथमिक स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए ही उपयोगी मानी जाती है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालकों को आत्मनिर्भर बना सके। आत्मनिर्भर बनाकर सही अर्थ में स्वतंत्र बनाना। यदि बालक आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, अपने आप इन चीज़ों को नहीं सीखेगा, तो फिर किस तरीके से वो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। वो किसी भी चीज़ का अगर अनुकरण करके कुछ सीख रहा है, तो फिर आगे वो आत्मनिर्भर बन जाता है। अगर हम उसे बैंक का कोई काम सिखा रहे हैं तो पहले उसके फादर वो काम कर रहे हैं, फिर वो अनुकरण करते-करते वो भी उन चीज़ों को सीख लेता है। फिर वो आत्मनिर्भर बन जाता है। अगर उसके पिता-माता भी उनके साथ नहीं है, तो फिर वो अपने आप भी वो काम कर सकता है स्वतंत्र रूप से। तो इस तरीके से ये जो विधि है अनुकरण वाली, वो कहीं न कहीं बच्चे को आत्मनिर्भर बनाती है। इसमें बालक को आवश्यकताओं के अनुसार इसका पाठ्यक्रम अधूरा है। बालक के शारीरिक और मानसिक विकास हेतु भी उचित साधन नहीं है। इस विधि में हम ये देखते हैं कि वो अनुकरण कर रहा है। अब अनुकरण के द्वारा इसमें बालक की जो आवश्यकताएँ हैं, उसके अनुसरण करते हुए उसके अनुसार हम ये देखते हैं कि पाठ्यक्रम अधूरा है। क्योंकि उसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास हेतु उचित साधन नहीं है। हम शारीरिक विकास किस प्रकार से करें या हम मानसिक विकास किस आधार पर करें, तो उसके लिए हमें साधनों की आवश्यकता भी होगी और उन चीज़ों को फिर हमें पाठ्यक्रम में भी डालना होगा। बिना पाठ्यक्रम में डाले ये बच्चा वो चीज़ें नहीं सीख सकता। फिर बुनियादी शिक्षा के में अनुकरण विधि का उपयोग किया जाता है, जो हमारी बुनियाद को अच्छा करे। हमारे जो शुरुआत है शिक्षा की, उसको भी हमें अच्छा बनाना होगा। अनुकरण विधि का उपयोग यही इस विधि का मानना है कि बुनियादी जो शिक्षा है, उसमें भी अनुकरण विधि का उपयोग किया जा रहा है। फिर है बालक के उच्चारण हेतु यह विधि उपयोगी है। उच्चारण हेतु हमने ये देखा है कि विद्यार्थियों को बार-बार हम उच्चारण करवाते हैं। छोटी कक्षा में बार-बार कविताओं को दोहराना, बार-बार कहानियों को दोहराना, जिससे बच्चे का उच्चारण अच्छा हो जाता है। अब टॉट विधि में अध्यापक द्वारा लिखे गए शब्दों का अनुकरण कर बालक शब्द लिखना एवं अभ्यास करना सीखता है। तो ये जो विधि है, जो प्राथमिक स्तर पर बहुत ही अच्छी विधि मानी जाती है। अब पेस्टोलॉजी विधि, इस विधि में विद्यार्थी का निर्माण खंड-खंड करके सीखते हैं। पेस्टोलॉजी विधि में क्या है कि जो
विद्यार्थी हैं, इस विधि में विद्यार्थी अ का निर्माण खंड-खंड करके सीखते हैं, किस तरीके से अ बनता है। तो हर चीज़ में विद्यार्थी को यदि कुछ सिखाना है, तो उसे छोटे-छोटे टुकड़े करके, छोटे-छोटे खंड करके विद्यार्थियों को सिखा सकते हैं। तो ये विधि इसीलिए हमें अत्यधिक महत्वपूर्ण लगती है और इस विधि का सबसे ज़्यादा जो उपयोग है, वो हमारा प्राथमिक कक्षाओं में रहता है। अब दूसरी विधि हमारे सामने आती है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। अब प्रत्यक्ष विधि को सुगम पद्धति, सम्राट विधि, प्राकृतिक विधि, निर्बाध विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। सबसे पहले इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराएं, भाषा सिखाई जाती है। उसमें भाषा के माध्यम से ही भाषा सिखाई जाती है। अब हमें उसमें कई चीज़ें हम बिना व्याकरण के भी उनको सिखा रहे हैं। तो शुरू-शुरू में तो व्याकरण से कोई बच्चों का मतलब ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि उसमें शब्दों का ज्ञान हमें कराना होता है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है, उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है, अर्थात मातृभाषा की सहायता से नहीं लेकर, बल्कि विद्यार्थी को सीधे बार-बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। हम ये देखते हैं कि जो ये विधि है, इसके माध्यम से हम मातृभाषा का प्रयोग ना करते हुए अन्य प्रयोग भी, अन्य भाषाएँ भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। मातृभाषा के प्रयोग के बिना भी हम लिखित, मौखिक इस तरीके की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। अब इस विधि का निर्माण व्याकरण अनुवाद विधि के दोषों को दूर करने हेतु किया जाता है। अब इस विधि को वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे कि वह प्राकृतिक रूप से कुछ सीख सके। तो यहाँ जब हम प्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं, तो प्रत्यक्ष विधि में इस विधि का निर्माण जब हम देखते हैं, व्याकरण के अनुवाद विधि के दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है। यदि हम कुछ विधि का अनुवाद कर रहे हैं, कोई कविता हमने पढ़ी, फिर हम उसका अनुवाद करने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से जो ये विधि है, वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ चलती है। इस विधि को वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। फिर है प्रत्यक्ष विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अब हम हर चीज़ को वहाँ किसी भी जगह पे जाके तो नहीं पढ़ा सकते, ना करवा सकते हैं। इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री, वहाँ का ये जो प्रकार हैं श्रव्य दृश्य सामग्री के, उन्हीं को दिखाकर इस विधि को प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक लाभकारी है। फिर हम यहाँ जब इस विधि में से प्रत्यक्ष से अर्थ कार्य करके दिखाना से है, इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी भाषा में 1901 में फ्रांस में किया गया था। जो प्रत्यक्ष विधि है, इसका प्रयोग हम फ्रांस अंग्रेजी भाषा में किया गया और वो भी फ्रांस से इसका प्रयोग किया गया था।
प्रत्यक्ष विधि का कि हम हर चीज़ प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर बच्चों को अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। इस विधि में व्याकरण का ज्ञान अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है या फिर विद्यार्थियों को स्वयं पूर्व ज्ञान से नियमों का अनुमान लगाना होता है। अगर कोई विद्यार्थी है वो नहीं सीख पा रहा है तो फिर विद्यार्थियों की सूचना स्वयं पूर्व ज्ञान के नियमों का अनुमान लगाना होता है। अब यह विधि मौखिक अभ्यास पर अधिक जोर देती है कि जो भी हम बोल रहे हैं यह हमारा जो अध्यात्म है उस पर हम हमारी जो विधि है वो अधिक जोर देती है। उसका इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? यह होता है कि बालक दूसरी भाषा का ज्ञान अनुकरण द्वारा एवं पृथक भाषा को की तरह सीखे। तो इस तरीके से जो भी भाषा हम देख रहे हैं उसमें पहले सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि बच्चों के मौखिक अभ्यास पर अधिक जोर दे रहे हैं। विद्यार्थियों के मौखिक विकास पर अधिक बल दिया जाता है। अधिक इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बालक दूसरी भाषा का ज्ञान अनुकरण द्वारा एवं पृथक भाषा की तरह सीखे। अब इसे यहाँ पर हम इस विधि में वाक्य को अधिक जोर देते हैं अभ्यास पर, मौखिक अभ्यास पर हम उसे अधिक जोर दिया जाता है। तो इसी तरीके से इस विधि में वाक्य को इकाई माना जाता है कि वाक्य तो एक इकाई के रूप में काम कर रहा है, लेकिन जिसमें विद्यार्थी व शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं तो वह नवीन भाषा को सिखाने का माध्यम है। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि इकाई जो है वो प्रत्यक्ष विधि में व्यवहारिक पक्ष पहले तथा और सैद्धांतिक पक्ष बाद में आयोजित होता है। इसके अलावा इस विधि में आगमन व निगमन विधि काम में ली जाती है। जिस तरीके से हम आगमन निगमन विधियों का प्रयोग कर रहे हैं वो हमारे व्यवहारिक पक्ष को पहले विज्ञान के हेतु भी प्रत्यक्ष विधि ज्यादा लाभकारी सिद्ध होती है। तो प्रत्यक्ष विधि में व्यवहारिक पक्ष पहले आता है और सैद्धांतिक पक्ष बाद में आयोजित होता है। अब हम यहाँ देखें तो प्रत्यक्ष विधि के बाद हम इस विधि में दोष भी बहुत सारे हमें दिखाई देते हैं कि इस विधि में अधिक से अधिक सुनने व बोलने पर अधिक बल दिया जाता है, किंतु लेखन और वाचन की अवहेलना की जाती है। इसमें जरूरी नहीं है कि हम लेखन कार्य करें या वाचन कार्य करें, हम इसकी अवहेलना करते हैं। हम केवल प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को देखकर भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। छात्रों को शब्दावली का बहुत ही सीमित ज्ञान हो पाता है। हम ये देखते हैं कि जो छात्र हैं उनकी जो शब्दावली है उसका भी बहुत ही सीमित ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि हाँ जब हम प्रत्यक्ष विधि काम में ले रहे हैं तो फिर इन चीजों की औरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर है इसे माध्यमिक इससे जो मौखिक वार्तालाप है, मौखिक वार्तालाप में के नाम से भी जाना जाता है। जब हम किसी
चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहे हैं और हम उसे दिखाने के लिए उस जगह पर ले गए या कोई हम किला दिखाने ले गए हैं बच्चों को, तो हम वहाँ जाकर मौखिक वार्तालाप से उनको वो चीज़ें दिखा सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ पर इसे मौखिक वार्तालाप विधि के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारी विधि है वो व्याकरण विधि है। व्याकरण विधि में इस विधि में मुख्य रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। एक तरह से एक महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि अगर इन्हें इस वक्त नहीं अगर हम करेंगे वार्ता करके तो फिर ये हमें समझ में नहीं आएगी। अब यहाँ हम व्याकरण विधि में नियमों को लेकर चलते हैं। सबसे पहले इसमें नियम ही हमारे सामने आते हैं। तो इस विधि में व्याकरण के नियमों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जिसके कारण भाषा का प्राकृतिक रूप से विकास नहीं हो पाता है। प्राकृतिक रूप से विकास नहीं हो पाता है, तो हम इस विधि के में मुख्य रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान प्रदान। अब फिर हम ये देखें कि हमारे जब पास में यदि व्याकरण है तो फिर प्राकृतिक रूप से विकास नहीं हो पाता, तो फिर वो बच्चा प्रत्यक्ष रूप से या प्राकृतिक रूप से अपने ज्ञान को प्राप्त नहीं करता है। वो कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं उनके अनुसार फिर वो ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें नियमों का अत्यधिक अभ्यास होता है। अगर हम नियम नहीं याद रखेंगे तो फिर हमारा किया हुआ जितना भी काम है वो अधूरा रह जाएगा। तो इससे कक्षा में नीरसता आ जाती है। अब हमारा आता है नेक्स्ट। इसमें नियमों का अत्यधिक अभ्यास होता है जिससे कक्षा में नीरसता आती है। बार बार उन नियमों का अभ्यास करवाया जाता है। अत्यधिक अभ्यास कराने के बाद फिर बच्चों में नीरसता आ जाती है कि क्या है, बार बार वही नियम नियम हमें पढ़ाए जा रहे हैं, तो वो नीरस हो जाते हैं। यह विधि ज़्यादा काम में नहीं ली जाती है। व्याकरण विधि ज़्यादा काम में नहीं आने वाली विधि है। उसके बाद है भाषा तो अनुकरण में सीख ली जाती है, परंतु व्याकरण तो हमेशा नियम द्वारा ही सीखा जाता है। अगर हम बात करें कि भाषा में अनुकरण, हम भाषा को यदि सीख रहे हैं तो हम उन शब्दों को अनुकरण के माध्यम से पहले ही सीख लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि फिर हमें व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए। कहाँ हम स्त्रीलिंग लगाएं, कहाँ पुल्लिंग लगाएं, कहाँ विलोम शब्दों का प्रयोग करें, कहाँ अच्छे शब्दों का प्रयोग हमें करना है। तो इस तरीके से हमने ये जानकारी प्राप्त की है इन सब चीज़ों के माध्यम से कि जो व्याकरण है उसके नियम का ही अत्यधिक महत्व हमें दिखाई देता है। अब व्याकरण पद्धति में भी आगमन निगमन प्रणाली काम में ली जाती है कि किस तरीके से हम उन्हें नियम के हिसाब से फिर उन्हें सिखाएं, या हम आगमन विधि के माध्यम से पहले हम नियम बताएं फिर हम उस बात पर पहुंचे। तो इस तरीके से जो अध्यापक द्वारा बताए गए व्याकरण के नियम हैं वो छात्रों द्वारा रख लिए जाते हैं, फिर इन निगमन प्रणाली कहलाती है। और आगमन प्रणाली के अंतर्गत नियमों द्वारा विद्यार्थी अनुसरण अपने स्वयं के लिए करता है। तो फिर हम जब बात करें कि व्याकरण पद्धति में यह स्वयं सीखते हैं। व्याकरण पद्धति के माध्यम से जो बालक है
वो स्वयं ही अपनी सीखना शुरू कर देता है। फिर इन नियमों के हिसाब से यह पद्धति छात्र स्वयं सीखते हैं और निगमन प्रणाली अरुचिकर होती है क्योंकि यह रटने पर जोर देती है। इस चीज को हम इस तरीके से भी देख सकेंगे कि हमें रटना बहुत जरूरी है। नियम हमें इस तरीके से याद नहीं होंगे तो हम उन्हें रट कर याद कर लेते हैं कि ठीक है। स्कूटर निगमन प्रणाली थोड़ी अरुचिकर होती है क्योंकि इसमें रटने पर जोर दिया जाता है, बार बार एक ही चीज को बार बार दोहराया जाता है। फिर है इकाई विधि। इकाई जो मेथड है, इकाई विधि का जन्म गेस्टॉल्ट की धारणा के आधार पर हुआ है। गेस्टॉल्ट ने समग्र यानी संपूर्ण उसको बांटा था। फिर इस विधि के प्रवर्तक अमेरिकन शिक्षा शास्त्री मॉरिसन मॉरिसन 1920 को माना जाता है। अब इसमें मॉरिसन ने जो विधि थी 1920 में उसे माना गया और उस विधि के जो प्रवर्तक हैं वो भी थे जो जैसे कि शिक्षा शास्त्री मॉरिसन। उन्होंने 1920 में इसे माना जाने लग गया। तो यह अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस विधि द्वारा ही अध्यापक नए पाठ्यक्रम के निर्माण हेतु, तो फिर यह जो पाठ्यक्रम है उसमें इस पाठ्यक्रम में क्या होता है कि इस विधि का यह का इस विधि द्वारा ही अध्यापक दैनिक पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। वो हम देख सकते हैं कि यह अध्ययन हमारी पाठ इकाई विधि का किस प्रकार से निर्माण करती है। निधि यह अध्ययन में महत्वपूर्ण होती है और इस विधि द्वारा ही अध्यापक दैनिक पाठ योजना का निर्माण करता है। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इकाई विधि में पूर्ण अंश से अंश की ओर कार्य करती है। यानी कि एक पूर्ण कुछ चीज हमारे सामने है और हम उस चीज से कुछ सीख रहे हैं तो उसके जो अंश हैं उनसे हम पूरी चीज का पता लगा लेते हैं। अब यह विधि सामान्यता के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस विधि में हम ये भी देखते हैं कि सामान्यता के जो कार्य हैं वो इसमें पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। अब इस विधि के माध्यम से हम इकाई विधि की महत्वपूर्ण परिभाषा देखते हैं। इकाई विधि की प्रक्रिया वातावरण, संगठित कला एवं विज्ञान है। इसमें कला का भी संगठन है और विज्ञान का भी। और अन्य के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि इकाई विधि में शिक्षण का स्वरूप संपूर्णता का ज्ञान खंड में नहीं है। अब इस विधि के माध्यम से हम ये निगमन विधि भी हम देखते हैं कि इस विधि को सूत्र प्रणाली एवं संश्लेषण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। तो इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान दे दिया जाता है। इसके पश्चात उदाहरण देकर इन नियमों को समझाया जाता है। अर्थात सर्वप्रथम जो नियम है इसके पश्चात उन नियमों को सत्यापित करने हेतु विभिन्न उदाहरण दिए जाते हैं। इस विधि को सिद्धांत प्रणाली भी कहा जाता है।
तो इस विधि में यह विधि उच्च स्तर हेतु उपयोगी होती है। इस विधि का एक शिक्षक केंद्रित विधि भी कहलाती है और इसमें शिक्षक के ही सारे नियम सिखाते हैं। पहले हम नियम को सीख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर हम उस परिणाम पर जाते हैं। तो इस विधि में छात्रों को अध्ययन प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर ले जाता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर ले जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर और अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। नियम से उदाहरण की ओर भी इस सिद्धांत के रूप में हम पहुंचते हैं। अब इन सिद्धांतों के बाद जो हमारी प्रक्रिया है, वो हम उसको देख सकते हैं कि समस्या समाधान विधि के रूप में भी हम इस विधि को देख सकते हैं कि वुड के अनुसार हमारी समस्या समाधान विधि निर्देशन की यह विधि है। इसके द्वारा सीखने की जो प्रक्रिया है उसको भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, जिसका समाधान करना आवश्यक हो गया है। अब इस विधि के माध्यम से समस्या समाधान विधि के चरण भी हैं। समस्या समाधान विधि का पहले चयन किया जाता है, कोई समस्या ली जाती है, फिर उसके बाद समस्या का प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि किस प्रकार हम इस समस्या का समाधान करेंगे, प्रस्तुतिकरण होता है। फिर पहले हल करने हेतु तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है कि क्या-क्या तथ्य हैं जो हमें इसमें ढूँढने हैं, इस समस्या का समाधान करने के लिए। फिर विश्लेषण करना होता है, सामान्यीकरण करना होता है कि बहुत सारी हमारे सामने एकत्र हो गई समस्याएँ, अब उसका विश्लेषण किया जाएगा। फिर लास्ट में हम मूल्यांकन करेंगे कि किस आधार पर हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो फिर उसका मूल्यांकन कर दिया जाता है। और इस समस्या के दोष भी हैं कि समस्या समाधान विधि का प्रयोग छोटी कक्षा में प्राथमिक कक्षाओं हेतु नहीं किया जा सकता। यह विधि बहुत अधिक समय भी लेती है और यह आवश्यक भी नहीं है कि इस विधि से परिणाम निकल ही जाए संतोषजनक। इस विधि में कुशल अध्यापकों की भी आवश्यकता होती है और इस विधि द्वारा संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कराया जा सकता, क्योंकि विद्यार्थियों को जिन-जिन प्रकरणों से समस्या होती है, वे उन प्रकरणों पे ही अपनी समस्या का समाधान करते हैं। तो यह विधि जीवन को बेहतर, अच्छे ढंग से जीने का एक नज़रिया देती है। तो फिर हमारी ये समस्या समाधान विधि भी यहीं समाप्त होती है। अब जो आज हमने विधियों का अध्ययन किया, उसमें भाषा शिक्षण की बहुत सारी विधियाँ हमने अध्ययन की। अब इन्हीं विधियों के आधार पर हम यहाँ पाठ के अंत में बहुत सारे महत्वपूर्ण लिंक हैं जिन पर जाकर हम और अधिक भाषा शिक्षण की विधियों का को जानकारी ले सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं और अंत में हम इस विषय से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उनका भी अध्ययन करेंगे। सबसे प्रथम जो प्रश्न है, इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक हैं किलपैट्रिक, मॉरिसन, ब्लूम, डेविस। इसका सही उत्तर है मॉरिसन। कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है स्वस्थ मनोविनोद, स्मृति शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, उपर्युक्त सभी। यानी कविता शिक्षण के उद्देश्य में इन सभी उद्देश्यों को लिया जाता है। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शब्दार्थ बोध करना, भावानुभावन, मनोरंजन करना, क्षमता मापन करना। तो इसका जो सही उत्तर होगा भावानुभावन करना। अब है आगमन विधि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? विश्लेषण विधि, सामान्य अनुमान विधि, उदाहरण विधि या सत्यापित विधि। तो यहाँ सही उत्तर इसका है उदाहरण विधि। उदाहरण विधि आगमन निगमन विधि का अन्य नाम है।
अब अगला प्रश्न आता है, भाषा के प्रमुख जो मुख्य तत्व हैं, वो कौन से हैं? ध्वनि है, संकेत है, चिन्ह है या फिर सभी हैं? तो यहाँ पर भाषा के सभी मुख्य तथ्य हैं। ध्वनि भी है, संकेत भी है और चिन्ह भी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मापन किया जाता है। किसका किया जाता है? कब किया जाता है? मूल्यांकन में, वार्षिक परीक्षा में, कक्षा शिक्षण में या फिर निदानात्मक परीक्षण में? तो यहाँ पर सबसे सही उत्तर है वार्षिक परीक्षा में। वार्षिक परीक्षा के माध्यम से यहाँ हम मापन कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक देकर वाचन कराया जाता है तो उसे कहते हैं, हमारे हाथ में पुस्तक है और पुस्तक देकर हम वाचन कराना चाह रहे हैं, तो उस वाचन प्रक्रिया में हम अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, मौन वाचन या संवेद वाचन कर सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा आदर्श वाचन। व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि है प्रासंगिक कथन, उदाहरणों की प्रस्तुति, सिद्धांत निरूपण, विषय का अभ्यास। इसमें सही उत्तर है विषय का अभ्यास। अब यहाँ हम इन प्रश्नों के बाद और भी हमारे पास प्रश्न है। हर्बर्ट की पंचपदीय का पद नहीं है, प्रस्तावना उसमें शामिल नहीं है, प्रस्तुतिकरण शामिल नहीं है, पुनरावृत्ति शामिल नहीं है या फिर तुलना शामिल नहीं है। यहाँ हर्बटीय पंचपदीय प्रणाली में पुनरावृत्ति शामिल नहीं होती। पुनरावृत्ति के क्वेश्चन उसमें शामिल नहीं किए जाते। अब हर्बर्ट की पंचपदी में कितने सोपान होते हैं? जब हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं तो उसमें कितने सोपान हैं? 5, 6, 2, 8। इसका सही उत्तर है, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, कि हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली। अब इसमें इसका सही उत्तर है 5। ये इसका सही उत्तर हुआ। तो इसी तरीके से जो पंचपदीय प्रणाली है वो हमें देखने के लिए मिलती है हर्बर्ट की, और जिसमें कि पुनरावृत्ति का प्रकरण जो उपागम है, जो सोपान है, वो नहीं होता है। अब यहाँ पर हमने इन सभी विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करी और इन्हीं विधियों के माध्यम से हमने ये देखा कि किस तरीके की विधि प्राथमिक कक्षाओं में लाभदायक है और कौन कौन सी विधियां उच्च कक्षाओं में लाभदायक है। तो भाषा शिक्षण से संबंधित जो विधियां हैं वो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी शिक्षक के लिए विधियां उपयोगी है। यदि वो प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने जा रहा है तो हम प्राथमिक कक्षाओं के हिसाब से विधियां चुन सकते हैं। जो भी शिक्षक हैं वो इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखें कि जब भी वो कक्षा में जो भी प्रकरण ले रहे हैं और पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो ये देखकर वो जाएं कि कौन सी विधि लाभदायक है। अगर वो छोटे बच्चे हैं तो उन्हें अलग तरीके की विधि से पढ़ाया जा सकता है। यदि वो उच्च कक्षा के विद्यार्थी हैं
तो फिर उन्हें हम अलग प्रकार की विधियों से पढ़ा सकते हैं। अब आज का विषय हमारा यहीं समाप्त होता है, भाषा शिक्षण की विधियाँ। अन्य जो प्रकरण हैं, अन्य जो विषय है, वो हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।